हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और इसी में संरचना एवं भू आकृति क्या है, इन्हीं के विषय पर हम लोग आपका एक एक करके बात कर रहे हैं और सारी स्थिति को हमने बहुत अच्छे से देख लिया। कटी फटी क्या स्ट्रक्चर है, ब्रह्मन काल कैसा है, दौर कैसे हैं, इन सभी पर हमने बहुत अच्छे से आपका बात कर लिया और एक एक करके हम, ठीक है। अब आप इसमें बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो हमने गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, आपको जानते हैं कि उत्तरी भारत का जो मैदान है ये सिंधु नदी के मुहाने से लेकर और ब्रह्मपुत्रा के मुहाने के बीच में ये तीन रिवर्स है। अगर आप उत्तर की दिशा में देखो तो सिंधु, मिडल में देखो तो आप गंगा यमुना और उनकी सहायक नदी है, और अगर आपका पूर्व दिशा में देखो तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी है। ये क्या करती हैं? उत्तर भारत का जितना भी मैदान है तीनों नदियों के ही और इनकी सहायक नदियों के योगदान से निर्मित है, ठीक। और इसी के आधार पर ये सारी चीजें बनी हैं और इन्हीं चीजों के आधार पर हमने एक एक करके आपका देखा गया है और कर हमने इन सभी को आपका बहुत अच्छा विचार किया, ठीक है। इतना हम लोग देख चुके हैं, इसके पर आपका बात भी कर चुके हैं। आगे बढ़ जाएं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि भाई जो हमारी फुटहिल आपका क्षेत्र है, जो आपका पर्वत पादरी क्षेत्र, पर्वत पादरी क्षेत्र मतलब जो हमारा हिमालय है वो हमको तीन श्रेणियों में दिखाई देता है। महान हिमालय जिसको हम आपका भैया हिमालय या फिर आपका हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका लघु हिमालय, हम उसको लेजर, लघु, मध्य हिमालय के नाम जानते हैं। एक भारी हिमालय जिसको हम शिवालिक, आउटर इत्यादि नामों से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही शिवालिक हिमालय अब आपका खत्म होता है तो ऐसा नहीं कि एकदम पहाड़ का सीधा कगार और आपको मैदान मिल जाएगा, नहीं। उसके अंदर से कुछ बहुत सारी नदियां आती हैं और नदियों के रास्ते आप देखेंगे कंकड़, मोटे मोटे पत्थर, कंकड़ इत्यादि का जमाव होता है। वो क्षेत्र होता है आपका, कौन सा क्षेत्र होता है? देखिए मैंने कल बताया था भावर क्षेत्र के विषय में बताया था, और भावर के बाद आता है तराई। तो कुछ नदियां भावर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में वापस दिखाई देती हैं, क्योंकि ये पत्थर होता है, पत्थरों के नीचे चली जाती है। फिर आगे आता तराई, क्योंकि उसके बाद पत्थर खत्म हो जाते हैं और मिट्टी आती है, महीन रेत बालू, वो उसके ऊपर बहने लगती है। फिर उसके बाद जलोढ़ के दो मैदान, पुराना जलोढ़, एक नया जलोढ़। जो नया जलोढ़ मैदान है उसको हमने कहा खादर और जो को हमने कहा बांगर। जलोढ़ मैदान के रूप में ये सारी चीजें हमको आपका दिखाई देती है। तो इतना हमने एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देख लिया और इस पर हमने आपका बात भी कर, ठीक है। चलिए अब हम भावर की तरफ बढ़ते हैं। जो भावर वाला क्षेत्र है उसमें आप देखोगे, और भावर प्रदेश की बात करें, 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी जो कि शिवालिक पर्वत पादिये के समांतर है। मैंने अभी लाइन बताया था, ये मान लीजिए आपका हिमालय है, ये महा ऐसे मान लीजिए, तो इसी के समानांतर है ये, इस तरीके से, ठीक। इसी के क्या है? समानांतर है। परिमाण स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती हैं। जो आपके हिमालय की नदियां हैं वो आपके हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती, जैसे बड़े शैल, गोला साफ जमाव, इनमें स्वयं आपका लुप्त होते हैं। दक्षिण के भावर में, भावर के दक्षिण का क्षेत्र चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। कितना है? चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भावर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश की धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं। अभी मैंने बताया था जो नदियां भावर क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं वो कहां दिखाई देने लगती हैं? वापस आपके तराई क्षेत्र में आपका वापस लुप्त नदियां इस धरातल के निकट आपके प्रकट होती हैं। यानी कि अगर बहुत बार क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप पीसीएस वगैरह जो परीक्षा होती हैं, जो आपके वनडे के एग्जाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है ऐसा कि भावर क्षेत्र में लुप्त हुई नदियां अक्सर कहाँ मिलती हैं, कहाँ निकलती हैं? तो जो आपका तराई का क्षेत्र है वो दिखाई देती है, क्योंकि
इनकी निश्चित वाहिका नहीं होती, वे अनूपबन रहती, छोटी छोटी धाराओं में अलग अलग रूप में बहती हैं। इसे तराई कहते हैं। यह प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र से ढका है और विभिन्न प्रकार की प्राणियों का घर है। कैसा है? विभिन्न प्रकार की प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ के बने कारण बांगर और खादर कहा जाता है। नए और पुराने जलोढ़ के होने की वजह से इनको बांगर और खादर इस नाम से आप जाना जाता है। ठीक, इस मैदान में नदियां करोड़ अवस्था में बनने वाली अपर्दित और निक्षेपित जैसे बालू रोधिकाएं, विसर्ग, गोखुर झील, गुलफुत नदियां, ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान, बालू रोधिका उपस्थित की जाती हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में समय समय पर बाढ़ आती है और नदियां अपना रास्ता बदल लेती है और गोफित कहलाती है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर तुम्हें ये सारी नदियां, ये सारी चीज इत्यादि आपको दिखाई देगी। देख लिया? अब देखिए, अब ये मैदानी क्षेत्र तो है जहां पर आप देख रहे हैं धान की खेती आती है। ऐसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ के जो आपके पहाड़ के बाद फांसी वाली हिमालय के बाद जो पहला लैंडफॉर्म होता है जहाँ पत्थर होते हैं वो हमारा भावर, के बाद तराई और उसके बाद जलोढ़, जलोढ़ के दो पार्ट, आदर और आपका बी फॉर बांगर। यही तो मिलता है भावर खादर। ठीक है, अब चलिए उत्तर के मैदान में चलते हैं। उत्तर के मैदान में एक एक करके इनको देखें। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिन्हें सुंदरबन डेल्टा सामान्य तौर पर एक सपाट मैदान जिसमें समुद्री तल के औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। ऐसी है, 50 से 100 मीटर है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु गंगा नदी के बीच एक जल विभाजक है। ध्यान दीजिए, क्या है? उत्तर भारत के जो मैदान में बहने वाली विशाल नदियां हैं उनके मुहाने पर बड़े डेल्टाओं का निर्माण होता है। डेल्टा मतलब जब नदी आपका हिमालय से निकलकर या किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर वो फाइनली आपका बे ऑफ बंगाल या फिर अरब सागर या फिर आपके हिंद महासागर में जब जाकर मिलती है। वैसे दो ही मुख्य ओरिजन है उनकी, निकलती तो बहुत जगह से हैं, लेकिन जो उनको फाइनली आपका डिपोजिशन होता है या तो वो आपका बे ऑफ बंगाल में होता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी, या फिर किस में होता है जो अरेबियन सी है, अरब सागर में होता है। तो नदियां जमने से पहले जो उनकी वाहिकाएं हैं, मतलब जिस आपके फ्लो में बह रही है, जिस तरह वेग से आ रही है, वो उसका मुंह फाड़ देती है, मतलब वो अपना स्वरूप चौड़ा कर लेती हैं और एक बंद रूप में बहती हैं और अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थर बालू को तो पीछे छोड़ते हुए वहां तक पहुंचते पहुंचते उसमें आपका गाद, पंख और रेत ही बच जाता है और उसका वो आपका जमाव करती हुई जाती है और फाइनली वो जाकर आपका नदी या किसी सागर या महासागर कहीं भी जाकर वो आपका मिल जाती है। तो मिलने से पहले जो अपना डिपोजिशन बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम डेल्टा बोलते हैं और डेल्टा बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक, हरियाणा, दिल्ली और दिल्ली राज्य, ध्यान दीजिए, हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी के बीच में जल विभाजक है। क्वेश्चन बन जाए कि आपका जल विभाजक का काम कौन करते हैं, तो हरियाणा और दिल्ली जल विभाजक का काम करते हैं। कि हरियाणा से अगर आप देखोगे, हरियाणा से आपका उत्तर की तरफ चाहे वो आपका सतलज हो, ब्यास हो, रावी हो, चिनाब हो, सिंधु हो, वो आपका रह जाता है। क्लियर है? और दिल्ली में कैसा है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके नीचे आपको यमुना और उसके नीचे गंगा आपको दिख, वो आपका विभाजक की बात। ठीक, गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक है और यही दिल्ली और हरियाणा जल विभाजक के रूप में है। ब्रह्मपुत्र जो अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती, ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुरी के समीप दक्षिण की ओर 90 डिग्री मोड़ जाती है। ऐसे ही 90 डिग्री आपका मोड़ पर चली जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी 90 डिग्री मुड़ जाती है। ठीक है,
90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ऐसे आ रही थी, ऐसे गिनना था, सीधी ऐसे हो जाती, तो आपका तभी तो 90 बनेगा, या फिर 90 ऐसे बनेगा, तो इस रूप में बना। मैदान उपजाऊ जलोढ़ से बना है जहां कई प्रकार की फसल, जैसे आप देखेंगे डेल्टा क्षेत्र में गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, पटसन इत्यादि चीजें उगाई जाती हैं, और यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और जनसंख्या घनत्व अधिक पाने का कारण है और जल की उपलब्धता, यहाँ पर कृषि का उत्पादन संसाधन, यहाँ पर रिसोर्सेज, यहाँ पर पीने की निर्भरता, कारण आजीविका के कारण ही जब खेती उपजाऊ होती है तो लोगों की आजीविका बढ़ती है, आजीविका ही जनसंख्या को वृद्धि में एक बहुत बड़े देखते हैं। द मोस्ट फैक्टर इज द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक, इस पर हो आपका डिपेंडेंसी। ये कुछ ऐसा सिस्टम रहा, ऐसा पैटर्न रहा जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़े तो अब प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार को आप पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको पूरा समझाया था। भैया प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, इनको हम आपका इंक्लूड करते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार कुछ इस प्रकार का, यानी कि एक मेजनुमा है। अब आप प्रायद्वीपीय पठार पर समझिए कुछ नहीं है या पर्वत नहीं, वहां पर पर्वत है, हम उनको पर्वत ना कहकर हम उनको पहाड़ियां कहते हैं, हाइट कम है, तो ऊपर से कैसे हैं वो आपका मेजनुमा है, सपाट जैसे, बिल्कुल सपाट भी नहीं है लेकिन सपाट जैसे। अगर आप सारे आप उसको देखोगे तो प्रायद्वीपीय पठार को, अब आपको सपाट नुमा दिखाई दे, ये हम कह रहे हैं कि सपाट जैसा। क्लियर है, ये आपको ध्यान, ठीक। चलिए आगे बढ़े। नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई पर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भूखंड, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली से पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिरी की पहाड़ियां, और दक्षिण में इलायची यानी कि काडमियम की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार में सीमा का निर्धारण करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा किम्बरले एमरले का पठार भूखंड तक विस्तृत। कहां से कहां तक फैला हुआ है आपका, ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्व में शिलोंग का पठार से लेकर, और कहां तक है आपका, ध्यान दीजिए, किम्बरले एलोंग का पठार इसमें शामिल है। प्रायद्वीपीय भारत के अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजीराबाग इसी में आता है, आलू पठार इसमें आता है, रांची का पठार इसमें आता है, मालवा का पठार इसमें है, आपका कोयम्बटूर का पठार इसमें है, कर्नाटक का पठार इसमें है, और बहुत सारे पठार हैं। यह भारत का प्राचीनतम, ध्यान दीजिए, ओल्डेस्ट और आपका स्थिर भूमि में से एक है, यानी कि इस क्षेत्र में आपका भूकंप और ज्वालामुखी जैसी एक्टिविटी क्षेत्र बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर देखने के लिए मिलती है। इसलिए यहां क्या कहा गया है, एक शब्द आया है, स्थिर भूभाग में से एक है। प्राचीनतम मतलब ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है मतलब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। दो भागों में टूटा, एक पेंजिया जो उत्तर की ओर चला गया, दक्षिण की ओर जो था उसको गोंडवाला कहा गया, चारों तरफ जो सागर था उसको, हम ध्यान रखना कि कुछ, हाँ कुछ सुनाया था सर ने, बताया था। तो प्राचीनतम स्थिर भूभाग में से एक है, और सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, यानी कि पश्चिम, पश्चिम किधर हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, यानी कि हाइट ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी और ऐसी होती चली जाती है, यहाँ बहुत ज्यादा थी और उसके बाद कम होती चली जाती है। ये क्षेत्र वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है, इतना आप लोगों को विशेष तौर पर, ठीक। ऊंचाई क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यह है कि नदियों का बहाव दिशा भी मिलती है, और यही कारण है कि नदियां कहां जाएंगी, इधर को ढाल होगा, ढाल कैसे हो गया, पश्चिम से पूर्व की तरफ, नदियां कहां जाएंगी, अक्सर नदियां बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, क्योंकि पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताओ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अब ये आपको ढूंढ के लाना है, और कुछ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, अरब सागर की नदियों को ढूंढना है, ठीक है बच्चों, बताने को मैं अभी बता दूं आपको। जो पूर्व दिशा में बहती नदियां हैं उनसे संबंधित हैं,
परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि जो नदी आपका पूर्व दिशा की ओर बह रही है वो नदी है, कि जो पश्चिम दिशा में बह रही है वो आपकी नदी से संबंध नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, चलो बता देता हूं। आपका जो तापी है और जो आपकी नर्मदा है, ये बेसिकली आपका भ्रंश में बहती है, भ्रंश का गार, रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है। रिफ्ट वैली का मतलब है जब किसी भूकंप के कारण या ऊपरी वायुमंडल के कारण ये कोई प्लेट है और ये जब बीच में टूट जाती है तो इस क्षेत्र में जो बहती है, भ्रंश में जो नदियां बहती हैं, उनको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। और भ्रंश में बहने की वजह से उस भ्रंश का जो मुख है वो उत्तर से उसका पश्चिमी तरफ ढाल है, और यही कारण है कि वो नदियां कहाँ गिरती है, बेसिकली अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इसी गिरने की वजह से हम इनको भ्रंश वाली नदियां कहते हैं। ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। बाकी आपका महानदी होगी गोदावरी, नर्मदा, ये सॉरी गोदावरी, कृष्णा, ठीक, पेन गंगा, कावेरी वगैरह, ये सब कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में आकर मर्ज होती है। इस श्रेणी का मुख्य प्राकृतिक स्थल टॉर ब्लॉक पर्वत, हंस पर्वत, नंगा पर्वत, नाम संरचना में टेकरी है, पहाड़ी भू श्रृंखलाएं, क्वार्टजाइट भित्तियां आदि शामिल हैं, जो कि प्राकृतिक जल का स्थल है। पठार के पश्चिम और उत्तर के भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्सों में भू उत्थान और आपका निमज्जन, भू उत्थान मतलब समुद्र के आप मान लीजिए कोई लैंड है, पानी नीचे रह गया और आपका लैंड ऊपर चला गया, दिस कॉल्ड भू उत्थान। निमज्जन मतलब किसी भाग का पानी में डूब जाना, भ्रंश मतलब किसी भाग में टूटना, विभाग मतलब अलग हो जाना, ठीक, की पुनर्वृत्ति को होकर गुजरते हैं। और पुनर्वृत्ति के दौर का मतलब है ये अक्सर ऐसे रिपीटेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वहां बार बार भूकंपीय हलचल होती है और अपनी पुनरावर्ती भूकंप की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार की धरातलीय विभिन्नता पाई जाती है। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदियां खड्ड और महाखड्ड धरातल को जटिल बनाती हैं। क्या कैसी करती हैं, खड्ड और महाखड्ड को जटिल बनाती है। चंबल, भिंड, मुरैना, ठीक, खड्ड के इसके एग्जाम्पल्स हैं। कैसे हैं इनके, अब देखिए, देख लिया कैसा है। और मुख्यतः उच्च आवाज आपके लक्षणों के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। आपका दक्कन का पठार, मध्यम उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी पठार। बहुत बार पठारों को देखिए, बहुत बार हम पठार को उच्च भूमि कह देते हैं, हाईलैंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उच्च भूमि। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइए, पठार आए लिखा हुआ या उच्च भूमि आए, इसका एक ही मतलब है। क्या है इसका, एक ही मतलब है। ये आपको समझ, चलिए अब इसी में सबसे पहले हम दक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट घाट कौन सा, ध्यान, ये वाले घाट की बात। इसके पश्चिम में वेस्टर्न घाट और पूर्व में आपका पूर्वी घाट। उत्तर में आपका सतपुड़ा है, पश्चिम में पश्चिमी घाट हो गया, पूर्व में आपका पूर्वी घाट हो गया। उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां पश्चिम घाट में स्थानीय तौर पर इनके नाम से जाना जाता है। आ जाइए वापस चलते हैं। अब आपने कहानी तो सुन ली है, पिक्चर को देख भी लिया जाए। जब तक हम इसको देखेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये है पश्चिमी घाट, ये है आपका विंध्या, ये है सतपुड़ा, ये है मैकाल, ठीक है, और ये है पश्चिमी घाट, और ये है आपका पूर्वी घाट। ध्यान रहेगा, ये जो पश्चिमी घाट है, ये बेसिकली यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां इस रूप में पर्वत खड़ी हैं, जिनको हम आपका सह्याद्री कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं, सह्याद्री।
आप देखेंगे पश्चिमी घाट स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसको कहते हैं सह्याद्री, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में इसको कहते हैं अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां। तो अन्नामलाई कर्नाटक में और इलायची की पहाड़ियां आपके तमिलनाडु। और जो पहाड़ी इलायची की पहाड़ियां उनको बेसिकली हम कार्डमियम की पहाड़ियां कहते हैं। पूर्व घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचा है, यानी कि अगर आप पूर्वी पश्चिमी घाट देखें तो ये इसकी हाइट कैसी है, ज्यादा है, ठीक, और अविरल है, यानी कि कटाफटा अधिक है। और इसकी औसत हाइट, एवरेज हाइट कितनी है, 1500 मीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर वाला ये वाला पार्ट उत्तर से दक्षिण की तरफ की हाइट बढ़ती है, यानी कि ये बढ़ता चला जाता है, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी। कितनी है, 2695 इसकी हाइट है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। यानी कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची पीक अन्नामलाई मुड़ी 2695 मीटर इसकी हाइट है, ये पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ली जाए तो भी ये होगी एवरेज में। और अगर पश्चिमी घाट में पूछें ये, और पूर्वी घाट में तो महेंद्रगिरी, याद रहेगा इतना। चलिए, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी स्थित है, दूसरी ऊंची चोटी, यानी कि इसके बाद डोडा बेटा है जो कहां पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ती है। मैं अन्नामुड़ी और आपका डोडा बेटा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई कहां कुछ हम लोग ढूंढ रहे हैं और कैसे हमको बताया जा रहा है। ये देखिए, ये है अन्नामुड़ी और यह है अन्नामलाई और यही है आपका नीलगिरी। जहां पर आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये आपका नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है। याद रहेगा इतना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां उत्तर पश्चिमी घाट में हैं, पूर्व घाट में अविरल है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां अपरदित हैं। ये सारी नदियां हैं आपको दिखाई देती। यहाँ के कुछ श्रेणियां जयवेदी पहाड़ियां, पालकोंडम पहाड़ियां, नल्लामलाई पहाड़ियां, महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं जो पूर्व और पश्चिम में आपका नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास में मिलती हैं। इन्हीं क्षेत्र में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक। और इनको तो ये आपका पूरा देख लिया क्या, दक्कन प्लेट्यू में कौन कौन सी हाइट्स हैं, कैसे क्या डालते हैं। अब आपको पता है कि जावेदी की पहाड़ी आपको ढूंढना है, पालकोंडम आपको ढूंढना है, नल्ला मलाई आपको ढूंढना है, महेंद्रगिरी ये आपके पूर्वी घाट में है, ये आपको देखनी है कि कहाँ पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आपका पूर्वी और जो आपका पश्चिमी घाट है इन पर देखना है, और मध्य उच्च भूमि को हम लोग आपका देख लें, ठीक। देख लिया। चलिए, तो मैं सोच रहा हूँ जो मिड आइलैंड है इसको हम आपको कल के लेक्चर में देखें। एक बार थोड़ा सा पूरा देख लीजिए और पहाड़ियों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहाँ पर कौन कौन सी नदी गिरती हैं, कौन कौन से पर नल्ला मलाई है, अगर ढूंढेंगे सब मिलेंगे आप। वैसे ज्यादा अच्छा ये है कि आप भारत का मैप लीजिए, ऑक्सफोर्ड या एटलस का, ठीक है। उस मैप में आप प्रायद्वीपीय पठार आप खोलोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पर लिखा होगा स्टेट का, मतलब एक पूरे भारत का होगा, पॉलिटिकल हुआ, एक आपको फिजिकल मिलेगा। उसके बाद आप स्पेशली आपको प्रायद्वीपीय पठार का सब ये क्षेत्र मिलेगा आपको, पूरा वाला ये मैप दिखाई देगा। उसको लीजिए और उसमें इन सब चीजों को पेंसिल से, पेन से हाईलाइट करिए और फिर कोशिश करिए एक रफ मैप बनाकर उस पर आप अपने हाथ से उतारने की, लिखने की कोशिश। अगर आप ऐसा कर लेंगे, यकीन मानिए 12वीं क्लास है उसके बाद में कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी। कोई पूछेगा नीलगिरी पहाड़ियां क्या है, कहाँ है, तो कभी भी एकदम बता दो कि भैया नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई यहाँ है, नल्लामलाई ये है, डोडा बेटा ये है, पालनी हिल्स ये है, जावेदी हिल्स ये है, विकिर ये है, नागा ये है, पटकाई बूम ये है। और जैसे यहाँ कुछ आपके पहाड़ियां हैं, जैसे गारो खासो जानतियां, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, पटकाई भूम,
आप बेहिचक देखते ही बता दोगे कि ये पहाड़ियां यहाँ पर है, क्योंकि जब आपने करी है तो आपने उनको। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपने देख लिया। यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर एक बार घर जाकर रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए